अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पे 2 लेक्चर्स बना चुके हैं, जिसे हम कोरोना वायरस कोविड-19 पार्ट 1 के नाम से और कोविड-19 पार्ट 2 के नाम से डिस्कस कर चुके हैं। पहले में मैंने इसके चाइना में इसके फैल जाने की हिस्ट्री को डिस्कस किया था और दूसरे पार्ट में मैंने इसकी जनरल हिस्ट्री को और उसके साथ इसके ट्रांसमिशन रेट को डिस्कस किया था। और आज स्टूडेंट्स कोविड-19 के पार्ट 3 के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वायरस किस तरीके से हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 3 को, जिसमें हम कोविड-19 के लंग्स पर असरात को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कोविड-19 यानी कोरोना का वायरस जब हमारे लंग्स में दाखिल हो जाता है, ठीक, हमारे लंग्स के अंदर जब ये इंटर हो जाता है तो हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे थैले की तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको एल्वियोलाई कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस वायरस आकर एल्वियोलाई पे अटैक कर देता है। अब एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। अब ये एल्वियोलाई का एक स्ट्रक्चर है ये। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स 2 किस्म के सेल होते हैं, एक ये वाले ब्लैक से और एक जो मैंने ब्लू में बनाए हुए हैं। इन एल्वियोलाई 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें 2 किस्म के सेल्स होते हैं, टाइप 1 सेल्स और टाइप 2 सेल्स। अब टाइप 1 सेल का काम क्या होता है, इनका नाम क्या है, इनको कहते हैं नीमोसाइट सेल्स। क्या कहते हैं इसको? नीमोसाइट सेल। और टाइप 2 वालों को कहते हैं सेक्रेटरी इपिथेलियल सेल्स। ठीक, अब ये जो नीमोसाइट सेल है गैस एक्सचेंज के साथ, किस चीज़ के साथ? गैस एक्सचेंज के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर लाना। और सेक्रेटरी इपिथेलियल सेल, जिसको नीमोसाइट सेल्स भी कहते हैं, इनका काम होता है सर्फेक्टेंट्स पैदा करना। अब सर्फेक्टेंट स्टूडेंट्स क्या होते हैं? तो सर्फेक्टेंट्स रिड्यूस सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई। ठीक, ये क्या करते हैं, एल्वियोलाई के अंदर जो सरफेस टेंशन, जो खिंचाव होता है, उसे कम करते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स, जब ये वायरस हमारे एल्वियोलाई में दाखिल हो जाता है तो फिर क्या होता है, अब इसे डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ये जो आपको ये वायरस के ऊपर, ठीक है, ये वायरस मैंने बनाया हुआ है, ये नीचे, ठीक, ये वायरस बनाया हुआ है। ये इसके अंदर जो आपको एक पतली सी लाइन नज़र आ रही है, इसे कहते हैं इसका RNA। इसके अंदर एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक, और इसके ऊपर बहुत सारे इस तरह से स्पाइक्स होते हैं, जिस तरह टायर के होते हैं, इस तरह से। इन स्पाइक्स ये असल में प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, और ये जो सुर्ख वाला है रिसेप्टर है, और ये जो वायरस है ये आकर इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। ठीक, तो स्पाइक्स का काम होता है बाइंड ऑन टाइप 2 नीमोसाइट रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर के ऊपर आकर जुड़ जाते हैं और रिसेप्टर पे जुड़ने के बाद वायरस का जो RNA होता है वो अंदर दाखिल हो जाता है एल्वियोलाई सेल में। वायरस अंदर आकर अपना RNA खारिज करता है। अब इस RNA के साथ 2 बातें हैं। ठीक, पहली बात क्या होता है स्टूडेंट्स, पहली बात ये होती है कि ये जो RNA था ये आकर के सेल के राइबोसोम के साथ जुड़ जाता है। सेल के राइबोसोम के साथ क्या कर लेता है, जुड़ जाता है। ठीक, और अब ये अंदर आकर या तो सेल के राइबोसोम के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, नए प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा ये स्टूडेंट्स। ठीक, ये नए प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा। या और फिर दूसरा ये क्या करेगा, यहाँ एक और एंजाइम होता है जिसे RNA पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, और ये इस आने वाले RNA को बहुत से RNA में तब्दील कर देते हैं। तो ये एंजाइम इस RNA की बहुत सारी कापियाँ बनाएगा, इधर प्रोटीन्स बनेंगे। ये प्रोटीन और कापियाँ फिर आपस में मिलकर नए बहुत सारे वायरस बना देंगे। ठीक, अब होता क्या स्टूडेंट्स, ये जो बहुत सारे वायरस बन चुके। ठीक, अब ये वायरस क्या करते हैं, अब ये टाइप 2 सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये जो एल्वियोलाई के अंदर सर्फेक्टेंट्स रिलीज करने वाले जो सेल्स होते हैं ये इसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और स्टूडेंट्स, जब ये नीमोसाइट सेल्स डैमेज होते हैं तो ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पैदा करते हैं। ये क्या पैदा करते हैं? इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पैदा करते हैं। ठीक,
ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पैदा करेंगे और फिर एल्वियोलाई में मौजूद मैक्रोफेज को पैगाम देंगे, जिससे मैक्रोफेज एक्टिव हो जाएगा। अब क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, ये एल्वियोलाई के अंदर, ठीक, तो ये बहुत सारे इंटरमीडिएटरी इन्फ्लेमेटर्स पैदा करेंगे, ठीक, इंटरमीडिएटरी इन्फ्लेमेटर्स पैदा करेंगे। और ये इंटरमीडिएट इन्फ्लेमेटर्स पर क्या करेंगे, ये इस एल्वियोलाई के अंदर मौजूद मैक्रोफेजेस को, ठीक है, मैक्रोफेज सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज पैदा करने वाले सेल्स होते हैं, इनको सिग्नल्स देंगे, इनको इशारा देंगे, ठीक। इससे फिर क्या होगा, मैक्रोफेजेस को ये सिग्नल देंगे और जिससे मैक्रोफेज फिर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक। अब जब मैक्रोफेजेस एक्टिव हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, ये मैक्रोफेज फिर बहुत सारे साइटोकाइनिन्स पैदा करेंगे, ठीक। तो ये जो मैक्रोफेज थे स्टूडेंट्स, ये फिर क्या करेंगे, ये साइटोकाइनिन्स बनाना शुरू कर देंगे, ये इधर सेल के अंदर साइटोकाइनिन्स पैदा करेंगे। अब जब साइटोकाइनिन्स पैदा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, अब उससे ये होगा कि ये जो एल्वियोलाई के ऊपर, ये एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो कुछ है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एल्वियोलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, खून की नालियाँ जो होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक, ये साइटोकाइनिन फिर खून की नालियों को डायलेट कर देंगे। डायलेट का मतलब होता है फैला देना, ठीक है, उसको फुलाना, यानी ये स्मूथ मसल्स को डायलेट करेंगे लेकिन एंडोथेलियल सेल को कंट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अंदर जो सेल्स होंगे उसको ये सुकेड़ देंगे, ठीक। इससे खून की नाली की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी इस खून की नाली जब सुकड़ जाएगा तो इसका जो फ्लूइड होगा इस तरीके से, जिसका फ्लूइड जो है ये बाहर आना शुरू हो जाएगा खून की नाली से, ठीक, जिसे हम कहते हैं इसकी परमेबिलिटी बढ़ गई, यानी खून की पानी से मवाद निकलकर सेल के बीच में चला जाता है, ठीक। अब इससे क्या होगा, ये मवाद निकलकर एल्वियोलाई के बाहर जमा होगा, यानी ये जो एल्वियोलाई है इसके बाहर ये मवाद जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक, और एल्वियोलाई को प्रेस करेगा और ये मवाद फिर एल्वियोलाई को अंदर की तरफ प्रेस भी करेगा, ठीक, जिससे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पिचक जाएगा। इससे एल्वियोलाई एडिमा हो जाता है। एडिमा का मतलब है पानी भर जाना एल्वियोलाई के अंदर, क्योंकि ये जब इसको प्रेस करेंगे तो कुछ तो ये प्रेस हो जाएगा और कुछ फ्लूइड इसके अंदर भी चला जाएगा, ठीक। इससे एल्वियोलाई एडिमा हो जाएगा, जिससे एल्वियोलाई के अंदर जो सरफेक्टेंट होता है वो दब जाता है, ठीक, जो सरफेस टेंशन को कम कर रहा था वो दब जाता है, जिससे सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। अब जब सरफेक्टेंट दब गया उस फ्लूइड के अंदर तो अब ये सरफेस टेंशन इसके अंदर बढ़ेगा, इससे एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं, यानी एल्वियोलाई पिचकना शुरू कर देते हैं, ठीक। अब जब एल्वियोलाई पिचक जाएगा तो इससे फिर दो बातें होंगी, इससे गैस एक्सचेंज कम हो जाएगा, यानी एल्वियोलाई जो गैसेस को एक्सचेंज कर रहा था वो एक्सचेंज की खसूसियत उसकी कम हो जाएगी, और हाइपोक्सीमिया हो जाता है जो बहुत ख़तरनाक है, ठीक, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा इससे क्या होता है, इससे वर्क ऑफ ब्रीथिंग पैदा हो जाता है, यानी सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाता है, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होता है, ये जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स की हमने बात की थी यहाँ पर, ठीक है, हमने कहा था इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पैदा होते हैं। एक तरफ तो ये मैक्रोफेजेस को सिग्नल्स देते हैं जिससे साइटोकाइनिन्स बनते हैं, और दूसरी तरफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स को सेल के अंदर लाना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स फर्ज करते हैं कि ये एक न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल खून के अंदर एल्वियोलाई के जो ब्लड कैपिलरीज उसमें आ जाता है, वहाँ से ये न्यूट्रोफिल फिर ब्लड के अंदर, ये फिर एल्वियोलाई के अंदर दाखिल हो जाता है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स, ठीक, ये इसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर दाखिल होगा, ये न्यूट्रोफिल है, ठीक, ये वाला ये दाखिल होगा। अब दाखिल होने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब इस स्टूडेंट्स जब न्यूट्रोफिल अंदर आ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ पैदा करेगा और साथ में प्रोटीएजेस पैदा करेगा, और इससे फिर क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे अंदर के सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, नीमोसाइट जो सेल थे वो डैमेज हो जाएंगे, जिससे गैस एक्सचेंज कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे एल्वियोलाई के अंदर बहुत से सेल्स प्रोटीन वगैरह जमा होते हैं जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं।
अब जब एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर स्टूडेंट्स ठीक बहुत सारे जब चीज़ें सेल्स वगैरह जमा हो जाते हैं, कंसोलिडेशन हो जाती है, तो इससे कफिंग यानी खांसी होना शुरू हो जाती है और इससे अल्टर गैस एक्सचेंज, इससे गैस का जो तबादला है जो एल्वियोलाई का वो भी ख़राब हो जाता है और हाइपोक्सीमिया यानी ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इस सेल के अंदर एल्वियोलाई के अंदर इनर ल्यूकन्स पैदा होते हैं, इनर ल्यूकन 1, इनर ल्यूकन 6। अब ये इनर ल्यूकन्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये ब्लड के ज़रिए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग की तरफ और दिमाग में मौजूद जो एपोथैलेमस होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर स्टूडेंट्स बढ़ जाता है तो इससे फिर क्या हो जाता है, बुखार स्टार्ट हो जाता है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा क्या होता है कि इस बीमारी की वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है बॉडी के अंदर ये कम हो जाता है। ठीक, जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो फिर कीमो रिसेप्टर्स पैदा होते हैं बॉडी के अंदर और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, दिल की धड़कन को और रेस्पिरेशन को भी बढ़ा देते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक, इंक्यूबेशन का मतलब है कि वायरस जब जिस्म में दाखिल हो और उसके कुछ दिनों के बाद उसके असरात शुरू हो जाए, तो कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 डेज है, यानी 4 से 14 दिन में इसके असरात शुरू हो जाते हैं। और कुछ साइंसदान कहते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 28 डेज है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।